नमस्कार। आपका अखबार के इस रविवारीय विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जैसा मैंने वायदा किया था बताऊंगा आज कि किस तरह से देश के 3 टुकड़े करने की तैयारी थी, 3 हिस्सों में बांटने की तैयारी थी। उसका प्रस्ताव था जिस पर जिन्ना सहमत थे, आश्चर्यजनक रूप से सहमत थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्यों जिन्ना सहमत हो गए, पाकिस्तान को छोटा करने पर राज़ी हो गए। इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन सहमत थे। और इतना ही नहीं, उस समय यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंग्लैंड के थे एटली, वो भी सहमत थे। और प्रस्ताव किसने रखा, ये चलाया किसने? बंगाल के प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, प्रधानमंत्री सोहरावर्दी ने। तो उनका मकसद क्या था, इरादा क्या था, ये सब बताऊंगा। दरअसल पंजाब की ही तरह बंगाल का भी धार्मिक आधार पर बंटवारा करने का प्रस्ताव था। जब बात हो रही थी विभाजन की, उस समय ये हुआ कि जिस तरह से पंजाब का बंटवारा हो रहा है कि मुस्लिम बहुल जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाए, हिंदू और सिख बहुल जो है भारत में रहे, उसी तरह बंगाल का भी बंटवारा कर दिया जाए पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में। लेकिन बंगाल के लोग यानी हिंदू बंगाल के लोग, पश्चिमी बंगाल के लोग इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। ये जिन्ना और सोहरावर्दी के लिए बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने जो है ये प्रस्ताव रखा था कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए, तो बहुत बड़ा विरोध हुआ था, आंदोलन हुआ था। लोगों ने इसको होने नहीं दिया था, बंगाल का विभाजन नहीं हो पाया था। तो उनको लगता था कि बंगाल एक रहे, इस पर आज भी उनको समर्थन मिलेगा। तो हुआ ये कि जैसे ही इस प्रस्ताव की चर्चा शुरू हुई, तो 1 अप्रैल 1947 को संविधान सभा में बंगाल के 11 सदस्यों ने एक मेमोरेंडम वाइसराय को दिया और कहा कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए। उसके बाद एक और घटना हुई, पहली बार देश के इतिहास में, वो अब भी आज तक भी वो पहली ही घटना है। कलकत्ता हाई कोर्ट के 50 न्यायाधीशों ने एक बयान देकर कहा कि बंगाल का बंटवारा हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि अगर बंगाल का बंटवारा नहीं हुआ, ये पाकिस्तान में चला गया, तो बंगाली हिंदू एक गुलामी से निकलकर दूसरी गुलामी में चले जाएंगे। और जैसे ही इन न्यायाधीशों का बयान आया, तुरंत जीडी बिरला के नेतृत्व में कलकत्ता के मारवाड़ियों ने एक प्रस्ताव रखा, एक बयान दिया कि हम बंगाल के विभाजन के समर्थन में हैं। तो सवाल है कि जिन लोगों ने इतना लंबा संघर्ष किया, आंदोलन किया कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए, वो अचानक बंगाल के विभाजन की मांग करने लगे। तो ऐसा क्या हुआ ये कि इसकी शुरुआत जो है, इसका बीजारोपण हुआ 1930 में। 1930 में बहुत बड़ा दंगा हुआ, सांप्रदायिक दंगा हुआ, और उसमें हज़ारों लोग मारे गए। एक अनुमान ये है कि 5000 लोग, हिंदू मुसलमान मिलाकर 5000 लोग। और 1935 के बाद ये स्थिति और बदली। पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं विद्युत चक्रवर्ती, उनकी एक किताब है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड असम 1932 to 1947 कॉन्ट्योर्स ऑफ फ्रीडम। उसमें उन्होंने लिखा है कि 1947 से पहले के दशकों में मुसलमानों की बढ़ती सामाजिक आर्थिक ताकत और 1932 के कम्युनल अवार्ड के बाद उनकी राजनीतिक ताकत में बहुत इजाफा हो गया। चक्रवर्ती ने आगे लिखा है कि ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की ज़रूरत बताते हुए कहा कि अलग प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के शासन पर भरोसा नहीं होता, तब तक ये जारी रहेगा। अब हुआ ये कि आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व जब मिला, तो मुसलमानों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया। 1937 में कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर मुस्लिम लीग ने बंगाल में सरकार बनाई, और उसके बाद 1946 में जब चुनाव हुआ तो मुस्लिम लीग अकेले चुनाव जीत गई और सोहरावर्दी मुख्यमंत्री बने तो उनकी कैबिनेट में एक मंत्री को छोड़कर सारे मंत्री मुसलमान बने।
अब ये समझिए, मैं आपको अगर इससे पहले बंगाल की जब भी चुनाव की बात करता रहा हूँ, भद्रलोक कई बार बोला है, भद्रलोक की ताकत और उसका अंदाज़ा यहाँ से लगाइए आप। जैसे ही ये हुआ, ये मंत्रिमंडल बना, तो क्या हुआ, इसको लिखते हैं इतिहासकार नीतीश सेनगुप्ता। उनकी किताब है हिस्ट्री ऑफ बंगाल स्पीकिंग पीपुल। उन्होंने लिखा है कि मंत्रिमंडल में किसी सवर्ण के न होने का संदेश ये गया कि सरकार बिना भद्रलोक के शासन चलाना चाहती है। भद्रलोक के लिए यह आने वाले दिनों का संकेत था। उनको लग गया कि उनके दिन लदने वाले हैं, अगर ये रहा, बंगाल एक रहा, तो हमारी स्थिति खराब होने वाली, शासन में हमारी कोई भागीदारी नहीं होगी। अगस्त 1946 में कलकत्ता में दंगे हुए, उससे हालात और बिगड़ गए और 7 हफ्ते बाद नौखाली भी दंगे की आग में झुलस गई। 16 अगस्त को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया और उस कॉल का नतीजा ये हुआ कि सोहरावर्दी ने उस दिन छुट्टी की घोषणा कर दी। तो सेनगुप्ता लिखते हैं कि इसका उद्देश्य था कि बंद के विरोध में दुकानें सिर्फ हिंदू खोलेंगे, इसलिए किन लोगों पर हमला करना है इसकी पहचान आसान हो जाएगी, इसलिए छुट्टी की घोषणा हुई। और सेनगुप्ता के मुताबिक विभाजन से पहले की ये सबसे प्रलयंकारी घटना थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह परिस्थितियां बन रही थीं बंगाल के विभाजन की। अब संविधान सभा में विरोध की बात मैंने आपको पहले बताई। उसके बाद 4 से 6 अप्रैल 1947 को बंगाल के तारकेश्वर में सम्मेलन हुआ हिंदू महासभा का। उस सम्मेलन से प्रस्ताव पास हुआ कि बंगाल का विभाजन होना चाहिए, जैसे पंजाब का विभाजन धार्मिक आधार पर हो रहा है वैसे बंगाल का होना चाहिए। और इस प्रस्ताव में सबसे सक्रिय भूमिका थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिन्होंने आगे चलकर जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने कहा कि उनको इसके अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि 26 अप्रैल को जिन्ना ने कहा कि कलकत्ता के बिना बंगाल का कोई मतलब नहीं है, अच्छा हो कि बंगाल एक रहे। जिन्ना का बयान आने के बाद सोहरावर्दी सक्रिय हो गए। सोहरावर्दी के प्रस्ताव के समर्थन में कुछ हिंदू भी थे, हिंदू नेता भी थे, शरद चंद्र बोस, किरण शंकर राय, ये लोग उनके साथ थे। और बंगाली मुसलमान भी इसके समर्थन में थे। क्यों समर्थन में थे? उन्हें लग रहा था कि अगर पाकिस्तान में चले गए तो वहाँ पंजाबियों का वर्चस्व होगा, पश्चिमी पाकिस्तान का वर्चस्व होगा और देश की भाषा उर्दू होगी, हमारी भाषा ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो है बंगाली मुसलमान भी इस प्रस्ताव के समर्थन में थे। तो ये लोग मिले महात्मा गांधी से। सेनगुप्ता लिखते हैं, गांधी जी ने आधे मन से समर्थन किया इस प्रस्ताव का और कहा कि वे लोग पहले हिंदुओं का विश्वास जीतें। गांधी जी ने मना नहीं किया, लेकिन पूरी तरह से समर्थन भी नहीं किया। कहा कि पहले हिंदुओं का विश्वास जीतिए। इसके बाद भी ये लोग 2-3 बार गांधी जी से मिलने गए। गांधी जी का हर बार जवाब यही होता था कि पहले हिंदुओं का विश्वास जीतिए। वो नोआखली में क्या हुआ, कलकत्ता में क्या हुआ, ये सब देख चुके थे। अब इसके बाद सोहरावर्दी को लगा कि इस प्रस्ताव को और आगे ले जाने की ज़रूरत है। गांधी जी ने अगर खुला विरोध नहीं किया है तो गुंजाइश हो सकती है शायद। तो 27 अप्रैल को दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मांग की कि बंगाल को तीसरा देश बनाया जाए। और साथ में जो बात कही उन्होंने कहा कि अगर हिंदू अतीत को भूल जाएं तो ये संभव है। अब मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आ रहा है कि उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। तो कुछ इस तरह का प्रस्ताव था सोहरावर्दी का कि हिंदू अतीत भूल जाएं, दंगे में जो लोग मारे गए, जिनके घर उजड़े, दुकानें जलाई गईं, वो सब भूल जाएं। तो उन्होंने कहा कि आज जो वर्तमान है उससे सुनहरा भविष्य होगा। अब बात जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद बात आगे बढ़ी ये कि विभाजन का जो प्रस्ताव रखा लॉर्ड माउंटबेटन ने, उसमें 8 मई को कांग्रेस और बाकी नेताओं के सामने जो रखा गया उसमें बंगाल को अलग दिखाया गया। भारत बनेगा, पाकिस्तान बनेगा और बंगाल बनेगा। माउंटबेटन के इस प्रस्ताव को 24 मई को सार्वजनिक कर दिया गया।
पूरे देश को पता चल गया कि ये प्रस्ताव है कि 3 टुकड़े किए जाएं भारत के। तो सेनगुप्ता लिखते हैं कि इस प्रस्ताव के सबसे बड़े विरोधी थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने माउंटबेटन को चिट्ठी लिखी और कहा कि पिछले 10 साल में हिंदुओं ने बहुत अत्याचार सहे हैं और ये ऐसा करना जिन्ना का जो 2 राष्ट्र का सिद्धांत है उसके भी खिलाफ है। माउंटबेटन ने जब प्रस्ताव रखा तो कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया। और सेनगुप्ता लिखते हैं आगे कि नेहरू ने कहा कि संयुक्त बंगाल के प्रस्ताव को वो तभी स्वीकार करेंगे जब ये भारत में हो। इसके अलग होने की बात, अलग देश होने की बात कांग्रेस पार्टी को स्वीकार्य नहीं है। और नेहरू ने बंगाली हिंदुओं को चेतावनी दी कि सुहरावर्दी के बहकावे में मत आएं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र बंगाल में मुसलमानों का दबदबा होगा और वो पाकिस्तान में चला जाएगा। दरअसल ये जो लाइन नेहरू ने कही, यही कारण था जिसकी वजह से जिन्ना इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर ये बंगाल अलग देश रहा और संयुक्त रहा तो फिर देर सवेर ये पाकिस्तान के साथ आएगा। और इस बात को जो हिंदू बंगाली हैं या कहें कि पश्चिम बंगाल के जो लोग थे वो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। और सुहरावर्दी के शासन में और उससे पहले 1930 से 1947 के बीच में जो कुछ हुआ बंगाल में, वो देखने के बाद हिंदू इसके लिए तैयार नहीं थे। तो जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया, मरे, लाठी खाई कि बंगाल एक रहना चाहिए 1905 में, वही लोग संयुक्त बंगाल के सबसे बड़े विरोधी हो गए। तो ये प्रस्ताव अगर नहीं सिरे चढ़ पाया तो उसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका है और बहुत से लोगों की भूमिका है। जैसे ही नेहरू ने ये बात कही, माउंटबेटन ने इस प्रस्ताव को छोड़ दिया। हालांकि उस प्रस्ताव को रखते हुए 8 मई को उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री का संदेश है, प्रधानमंत्री एटली का संदेश है कि बंगाल, उनको उम्मीद है कि बंगाल एक रहेगा। लेकिन 2 लोग, नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिस तरह से अड़े, और बंगाली समाज और भद्र लोग, मत भूलिए भद्र लोग की भूमिका इसमें शायद सबसे बड़ी है। मारवाड़ी समाज का आगे आना, 50 न्यायाधीशों का सामने आना, बाकी लोगों का सामने आना, ये सब इस बात का संकेत था कि उनको ये प्रस्ताव किसी भी हालत में मंजूर नहीं होगा। ये बात जिन्ना को समझ में आ गई, सुहरावर्दी को भी समझ में आई। हालांकि उनको बड़ा धक्का लगा, उनको समझ में नहीं आया। उनको लग रहा था कि 1905 में जिन लोगों ने विरोध किया बंगाल के विभाजन का, वो तो समर्थन में आएंगे ही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आप सोचिए कि अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता। इन बातों का हालांकि कोई मतलब नहीं होता कि ऐसा हुआ होता तो क्या हुआ होता, लेकिन ये बात सही है कि नेताओं की दूरदर्शिता और समझ से भारत के 3 टुकड़े होने से रह गए। जिन्ना की जिद थी, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराना था, बंटवारा हुआ और उसका दंश हम आज तक झेल रहे हैं। लेकिन 3 अगर देश होते तो क्या होता, भगवान जाने। तो आज इतना ही। अगले अंक में फिर किसी नए मुद्दे पर बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।